अब बारी आती है जनरल इलेक्शंस दिसंबर 1970 की, जो कि ऑल दो फ्लड की वजह से पोस्टपोन हो गए। अगर हम इनका बैकग्राउंड देखें तो 26 मार्च 1969 को फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान को पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक प्रेशर पे उनको जो है वो अपनी गवर्नमेंट हैंड ओवर करनी पड़ी जनरल याह्या खान को। याह्या खान ने 31 मार्च 1970 को अनाउंस किया कि वो डायरेक्ट इलेक्शंस यानी वन मैन वन वोट के थ्रू कंडक्ट कराएंगे और वोटर्स जो हैं वो अपने पसंदीदा मेंबर्स को वोट कर सकेंगे। नेशनल असम्बली जो उनके मतलब नेशनल असम्बली के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डायरेक्ट वोट के ज़रिए वो सिलेक्ट होंगे, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी सिस्टम नॉट डिक्टेटरशिप। एंड जो प्रिंसिपल है रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, कि किसको कितनी सीट्स मिलेंगी वो पॉपुलेशन की बेस पे होगा और इसी के तहत उन्होंने वन यूनिट को खात्मा किया और ईस्ट पाकिस्तान को ज़्यादा सीट्स दी बिकॉज दे डिजर्व मोर, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, ठीक है, और उनकी हाफ से भी ज़्यादा सीट्स थी नेशनल असम्बली में। इलेक्शन जो थे वो 5 अक्टूबर 1970 को प्लान थे, लेकिन क्या हुआ कि वो जो मैसेकर हुआ फ्लड वाला उसकी वजह से 2 महीने डिले हो गए और 7 दिसंबर 1970 को नेशनल असम्बली के एंड 17 दिसंबर 1971 को जो है वो प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शंस मुनाकिद करार पाए। अब आफ्टर मैथ इलेक्शंस का अगर हम देख लें यानी रिजल्ट, तो अवामी लीग जो है वो बहुत प्रोमिनेंट सक्सेस के तौर पे उभरी, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में, और जो पीपल्स पार्टी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में उसको कंपैरेटिवली अवामी लीग से कम पजीराई मिली। दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने इलाकों में ज़्यादा सीट्स ली, लेकिन दूसरों के इलाकों में यानी कि फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी ईस्ट पाकिस्तान में नहीं जीत पाई और अवामी लीग वेस्ट पाकिस्तान में नहीं जीत पाई, लेकिन अपने इलाके में अवामी लीग ने इतनी सक्सेस ले ली थी कि वो गवर्नमेंट बनाने के अहल हो चुकी थी, यानी कि 167 सीट्स वो जीत चुके थे आउट ऑफ 313 सीट्स, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी सिर्फ 88 सीट्स वेस्टर्न विंग से जीतने में कामयाब हुई थी। तो इस वजह से ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो उसके तौर पर उभरी, लेकिन फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी और जिसको जीत मिली और जो गवर्नमेंट बनाने के अहल थी वो अनएक्सपेक्टेडली क्या थी, अवामी लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। फिर आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं कि जनरल इलेक्शंस जो हुए थे दिसंबर 1970 के, तो अवामी लीग को जो है वो ओवरवेलमिंग विक्ट्री मिली थी, डायरेक्ट विक्ट्री उनको मिल गई थी, ठीक है, उन्होंने 160 सीट्स कैप्चर की थी जो कि हाईएस्ट नंबर था ईस्ट पाकिस्तान में, और पीपल्स पार्टी जो है वो 85 सीट्स अबाउट इसके करीब जो है वो जीत पाई थी। जनरल याह्या खान ने जो है वो उनको चाहिए था कि वो गवर्नमेंट हैंड ओवर कर दें मुजीबुर रहमान को, लेकिन उन्होंने इजलास बुलाने में इतनी देर कर दी क्योंकि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो राज़ी नहीं हो रहे थे, उनके बेसिकली 6 कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट्स मुजीबुर रहमान के उनको हजम नहीं हो रहे थे। तो इस वजह से जो याह्या खान थे वो असम्बली नहीं बुला रहे थे क्योंकि इत्तेफाक नहीं था, और शेख मुजीबुर रहमान और बंगाल के लोगों में इस बेस पे एजिटेशन हो रही थी कि आखिर क्या रीजंस हैं कि ये लोग हमें गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाने दे रहे। सो बेसिकली इस सब एजिटेशन की वजह से जब शेख मुजीबुर रहमान ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है, और वहाँ की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी सब पैरालाइज हो गई क्योंकि वहाँ के लोगों ने मुजाहरे शुरू कर दिए कि हमें क्यों नहीं हमारा हक दिया जा रहा, तो कोऑपरेशन उन्होंने बंद कर दी बिल्कुल भी गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, क्योंकि जब इलेक्शन हो चुके थे 1970 के, तो इस वजह से भी सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी थी क्योंकि उनका हक था कि उनको गवर्नमेंट बना दी जाए बट नहीं बनाने दी गई। तो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ कि उन्होंने गवर्नमेंट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सारे बंद कर दिए वहाँ ईस्ट पाकिस्तान में, और लोगों को कहा कि तुम लोग गवर्नमेंट को टैक्स ना दो, ठीक है। तो फिर ऐसे में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो अवामी लीग और वहाँ के जो मुजाहिरे हैं उनको सप्रेस करने के लिए उन्होंने जनरल तिक्का खान को गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बना दिया, और जनरल तिक्का खान ने वहाँ पे जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया 26 मार्च 1971 को। इस मिलिट्री ऑपरेशन से फ़ायदे से बढ़ के नुकसान हुआ क्योंकि जब वहाँ पे डेथ्स हुई लोगों की, इस आर्मी ने वहाँ पे लोगों पे अटैक किया जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ के जो लोग थे, जो पब्लिक सपोर्ट थी, सिंपथीज़ थी, वो सब आर्मी के अगेंस्ट हो गई, और वहाँ के शेख मुजीबुर रहमान और प्रोटेस्टेंट्स के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके हक में उनको सिंपथी मिल गई, ठीक है। तो इस चीज़ ने बंगाली अवाम या ईस्ट पाकिस्तान की अवाम का दिल वेस्ट पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ करने में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। नाउ द अपकमिंग सिनेरियो इज़ बेसिकली द मुक्ति बाहिनी की तहरीक, ठीक है। मुक्ति बाहिनी जो थी वो आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी जो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ रही थी ये बांग्लादेश में यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में, उनकी अपनी ही उन्होंने बगावत या म्यूटिनी के उसमें जो है वो उन्होंने बागी एक फ़ोर्स तैयार की थी, ठीक है, अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि जब तक्का खान ने वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए तो इन्होंने भी बदले में कुछ ना कुछ तो करना था, तो ये सीक्रेटली एक तरह की तंजीम तैयार कर रहे थे। इसको इंडिया की हमायत भी हासिल थी, अवामी मुस्लिम लीग की हमायत भी हासिल थी, और बहुत से आम यूथ भी इसमें शामिल थे। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी इनकी, इवन जैसे आप देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है उस्मानी, ठीक है, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, वहाँ के उस टाइम के। इसके अलावा नियमिता बाहिनी इनकी रेगुलर फोर्स थी,
जिसमें पुलिस भी शामिल थी, पैरामिलिट्री फोर्स और आम लोग, यानी प्रॉपर इन्होंने एक अपनी फोर्स बनाई हुई थी। गोनू बाहिनी जो थी वो लोगों की आर्मी थी, ठीक है, यानी मुक्ति बाहिनी के अंदर डिफरेंट डिवीजन्स थी। नोमिता बाहिनी में रेगुलर फोर्स थी इनकी, पैरामिलिट्री भी उसमें इंक्लूडेड थी। गोनू बाहिनी में जो है वो आम लोग इंक्लूडेड थे, ठीक है, सिविलियंस। और इसके अलावा इसमें ईस्ट पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस भी शामिल थी, और रूरल और अर्बन एरियाज़ के यूथ इनके साथ शामिल थे। और इनके अलावा बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स, स्पेशल गुरिल्ला फोर्स, गुरिल्ला ऑपरेशंस, ये सारी फोर्सेस इनके साथ मिली हुई थी, इनका अलायंस था इनके साथ। और कुछ इंडिपेंडेंट फोर्सेस, मुजीब बाहिनी, कदेरिया बाहिनी और कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट ग्रुप्स, इन सब ने मिल के आप सोचें कि कितना बड़ा इन्होंने इत्तेहाद किया होगा। और ये जो मुक्ति बाहिनी की ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी, तो इंडिया ने इनको मोटिवेट किया टूवर्ड्स डूइंग इट। तो इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान से, हमसे ईस्ट पाकिस्तान हमारा अलग हो गया, क्योंकि उनके दिल में इतनी नफ़रत और इतनी एजिटेशन हमारे अगेंस्ट आ गई कि उन्होंने अपनी ही आर्मी के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी एक तंजीम जो है वो बना डाली। उसके बाद आपके पास आ जाता है हाईजैकिंग ऑफ इंडियन प्लेन, जो कि 30 जनवरी 1971 को टेक प्लेस हुआ, ठीक है। तो इंडियन एक एयरक्राफ्ट था, इसका नाम गंगा था, और उसको हाईजैक कर लिया दो कश्मीरी मिलिटेंट्स ने, हाशिम कुरैशी एंड उसका जो कज़न था अशरफ कुरैशी। और ये जो है वो लाहौर से उड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको क्या किया कि हाईजैक किया जब, और इसको जला दिया 1 फरवरी 1971 को। तो इसके रिजल्ट में जो एजिटेशन आई इंडिया की तरफ से, तो इंडिया ने अपनी सारी पाकिस्तानी फ़्लाइट्स अपनी टेरिटरी से ऊपर से गुजरने से बैन कर दी, और सारे जो कम्युनिकेशंस थे एक तरह से, क्योंकि पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान से कम्युनिकेशन इंडिया ही के थ्रू था, विच वॉज द क्लोजेस्ट। श्रीलंका से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो 6 घंटे पड़ता था, तो इंडिया वॉज द क्लोजेस्ट। तो अब जब इंडिया ने बंद कर दिए सारे रास्ते, तो एक तरह से कनेक्शन जो था ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का, वो टूट गया। टफ सिचुएशन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बड़ी हुई थी, उधर से आर्मी ऑपरेशन कर रही थी तका खान उन पे, उधर से मुक्ति बाहिनी जन्म ले रही थी। ऐसे में ज़रूरी ये था कि कम्युनिकेशन होती और क्लोजनेस बढ़ती बिटवीन द टू पार्ट्स, ठीक है। जब भी दो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो सबसे पीक टाइम होता है कि लोग उनके दरमियान सुलह कराएं, ना कि लोग जो है वो उनके दरमियान सालसी का किरदार अदा करने से मना कर दें। सो बेसिकली इंडिया ने जब मना कर दिया, तो फिर पाकिस्तान का कनेक्शन सॉरी, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का कनेक्शन, बजाय मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने की, उनकी दूरियां थी, वो मज़ीद क्या हुआ कि मज़ीद उनकी दूरियां बढ़ती गईं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडो पाक वॉर,